अध्याय 71 प्रारंभिक परीक्षा के नियम। द्वीप पर कहीं एक कालीलूट वाले सिलहूट ने अपने हाथ में एक टोकन रखा था जो सोचा था कि लाल चमक रहा था। पांचवा द्वीप। अब लाल क्यों है? उस सिलहूट ने फिर आकाश में देखा और सोचा, मुझे आश्चर्य है कि क्या वह अखाड़े में है। HMPH। मैं निश्चित रूप से इस प्रारंभिक से गुजरूंगा और वहां उनसे मिलूंगा। इसके बाद यह अपने साथियों के पास लौट आया जो कुछ 100 मीटर दूर थे। वह गंभीर आवाज फिर से गूंज उठी। अब आप में से उन लोगों के लिए जिन्हें पहले से तीसरे द्वीप के टोकन मिले हैं, गोटे द्वीप के उत्तरी छोर पर जाएं और उस जहाज पर सवार हो जो आपको अपने निर्दिष्ट द्वीप पर ले जाता है। इसके बाद आप में से उन लोगों के लिए जिन्हें चौथे से छठे द्वीप टोकन मिले, गोटे द्वीप के पूर्वी छोर पर जाएं और उस जहाज पर सवार हो जो आपको अपने निर्दिष्ट द्वीप पर ले जाता है। फिर आप में से उन लोगों के लिए जिन्हें सातवें से नौवें द्वीप टोकन मिले हैं, गोटे द्वीप के पश्चिमी छोर पर जाएं और उस जहाज पर सवार हो जो आपको अपने निर्दिष्ट द्वीप तक ले जाता है। अंत में आप में से उन लोगों के लिए जिन्हें 10वें से 12वें द्वीप टोकन मिले, गोटे द्वीप के दक्षिण छोर पर जाएं और उस जहाज पर सवार हो जो आपको अपने निर्दिष्ट द्वीप तक ले जाता है। आपके निर्दिष्ट द्वीपों पर पहुंचने के बाद नियमों को समझाया जाएगा। पूरा द्वीप एक पल के लिए शांत था, इससे पहले कि कुछ लोग अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए टूट पड़े। डेविस, जो पहले से ही द्वीप के पूर्वी छोर पर था, आने वाले जहाजों को देखते हुए अजीब तरह से हंस रहा था। जहाज किनारे पर डॉक किए गए क्योंकि प्रतिभागियों ने जल्दबाजी में जहाज पर चढ़ना शुरू कर दिया। डेविस और एलिया भी आकस्मिक रूप से एक जहाज पर सवार हो गए जिसे 5वें द्वीप पर जाने के लिए नामित किया गया था। कुछ समय बाद वह सिलहूट भी उसी जहाज पर सवार हो गया। जहाजों ने लगभग 10 लाख युवाओं की मेजबानी की जो फिर समय की अवधि के बाद अपने निर्दिष्ट द्वीपों के लिए रवाना हुए। उस समय तक दोपहर का समय हो चुका था। जहाज तब अपने गंतव्य पर पहुंचे जब लगभग रात हो गई थी। जब डेविस और एलिया 5वें द्वीप पर पहुंचे तो अंधेरा होना शुरू हो गया था। गंभीर आवाज फिर से सभी 12 द्वीपों में गूंज उठी। मैं अब नियमों की व्याख्या करूंगा। आपके पास जो टोकन है उनमें हर एक बिंदु है। आप में से कुछ के पास लाल, नीला या हरा टोकन हो सकता है। इन टोकनों में क्रमशः 100, 50 और 10 अंक होते हैं। ये टोकन यादृच्छिक रूप से वितरित किए जाते हैं और जिसके पास ये टोकन होते हैं उसे आप सभी से हेड स्टार्ट हो सकता है। लेकिन यह एक नुकसान भी हो सकता है अगर एक कमजोर किसान के पास यह है। प्रारंभिक 10 दिनों तक चलेगा। जितना संभव हो उतने अंक अर्जित करें और खुद को अन्य किसानों से अलग करें। 11वें दिन शीर्ष 1 लाख ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट मीट के दूसरे दौर में भाग लेने के लिए योग्य होंगे। प्रारंभिक आधिकारिक तौर पर आधी रात को शुरू होगा, इसलिए कुछ समय के लिए पूरे द्वीप में फैल जाएगा। सभी साम्राज्यों के युवा किसानों, आपके लिए अपना गौरव प्राप्त करने के लिए मंच तैयार किया गया है। मजबूत आगे बढ़ेगा जबकि कमजोर पीछे रहेगा। आपका भाग्य आपके कौशल पर निर्भर करता है। इसलिए यदि आप दूसरों से पीछे नहीं रहना चाहते हैं तो इसे अपना सब कुछ दें, भले ही आपको इसके लिए मरना पड़े। जैसे ही आवाज गूंजी सभी युवा नए जोश से भर गए। डेविस, जिसने सुना कि वह इसके बारे में कुछ नहीं बता सका, जबकि एलिया घबराए बिना नहीं रह सकी। तो यह 5वां द्वीप है। एलिया किनारे से भयानक जंगल को देखते हुए बुदबुदाया। मेरे साथ रहो, हालांकि खो मत जाओ। डेविस ने जम्हाई लेते हुए लापरवाही से कहा। वह इस थका देने वाली यात्रा से लगभग ऊब गया था। इसके बाद वे जंगल की ओर चले गए। अन्य युवा किसानों ने भी ऐसा ही किया। कई लोगों ने उनका पीछा किया क्योंकि लोगों ने सोचा कि 2 बच्चे आसान लक्ष्य थे। लेकिन डेविस और एलिया अपनी रफ्तार से उन्हें आसानी से पीछे छोड़ने में कामयाब रहे। लेकिन कुछ उनका पालन करने में कामयाब रहे, लेकिन केवल उनकी पूरी गति का उपयोग करने का प्रबंधन करके। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उनका अनुसरण करने वाले लोग इस तथ्य से आश्चर्यचकित थे कि ये दोनों बच्चे उनसे तेज थे। यह सही है, एलिया। अगर कोई आपसे कुछ छीनना चाहता है तो उसे इससे दूर न होने दें। बस उन्हें वापस लूट लो। अगर वे आपका जीवन चाहते हैं फिर उनकी जान ले लो। किसी को भी पीछे मत छोड़ो क्योंकि यह एक दिन घातक हो सकता है। एलिया अपना सिर हिलाती रही क्योंकि उसने सीखा कि उसे कैसे जीवित रहना है। उन्होंने कहा, करीब 8 लोग हैं जो हमारा पीछा कर रहे हैं। जब आधी रात शुरू होगी तो आप उनका सामना करेंगे। एलिया, जिसने यह सुना वह आश्चर्यचकित था। उसने पूछा, तुम नहीं आ रहे हो? मैं तुम्हारे पास रहूंगा लेकिन तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। क्योंकि यह आपकी पहली लड़ाई है, इसलिए अपने आप पर निर्भर रहें। अपनी शक्ति से जीतें। ठीक है, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। उसने कहते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। अपनी छोटी छोटी मुट्ठियां भींचते हुए उसकी आंखों से हल्की फुल्की लड़ाई की मंशा निकल रही थी। डेविस ने पहले से ही अपने पीछा करने वालों की ताकत को माप लिया था, इसलिए उन्हें विश्वास था कि वह इसे संभालने में सक्षम होना चाहिए। डेविस ने संतुष्टि में अपना सिर हिलाया। अगर वह अभी नखरे दिखाती है तो उसके पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा क्योंकि वह उसे कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता जो वह नहीं चाहती है। समय बीतता गया क्योंकि जंगल के माध्यम से पीछा जारी रहा। डेविस ने कई नश्वर ग्रेड जड़ी बूटियों की भी पहचान की, जैसा कि उन्होंने व्यंग्यपूर्वक सोचा। जैसा कि मैंने सोचा था, ऐसा लगता है कि उच्च श्रेणी की जड़ी बूटियों को बहुत समय पहले ही साफ कर दिया गया था। जब आधी रात होने वाली थी वह गंभीर आवाज फिर से गूंज उठी। अब युवा प्रतिभागी, चाहे आप लूटते हैं या मारते हैं, अपने अंक जमा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं क्योंकि आपका भाग्य इस पर निर्भर करता है। मैं इसके द्वारा प्रारंभिक परीक्षा की शुरुआत की घोषणा करता हूँ। यह समय है। डेविस ने कहा कि वह एलिया के दृश्य से गायब हो गया। उसने ऐसा कैसे किया? उसके गायब होने पर एलिया ने अपनी भौहें चौड़ी कर ली। वह जल्दी से एक जगह रुकी और एक पेड़ के ऊपर चढ़कर उसकी टहनी पर खड़ी हो गई। 8 युवक उस स्थान पर पहुंचे और ऐसा लग रहा था कि वे कुछ खोज रहे हैं। ओह, वह छोटा लड़का कहाँ गया? हाँ, छोटी सी याद आती है। बेहतर होगा कि आप अपना टोकन सौंप दें। हम आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहते हैं। देखो, यहाँ तक कि तुम्हारा दोस्त जो तुम्हारे साथ था डर गया और भाग गया। हाँ, बेहतर होगा कि आप अपना टोकन सौंप दें। फिर हम अपने रास्ते पर होंगे। इन 8 लोगों ने रैंकिंग में आगे बढ़ने के लिए टीम बनाई और संयोग से डेविस के पास लाल टोकन भी देखा। यही कारण था कि उन्होंने उनका अनुसरण करने का फैसला किया। अध्याय 72 पलक झपकाए बिना हत्या। एलिया, जिसने सुना कि वह शांत होने में कामयाब रहा क्योंकि उनका इरादा उसे मारना नहीं था बल्कि केवल लूटना था। 8 युवक अलग अलग कवच पहने हुए थे और उनके पास अलग अलग हथियार थे जिससे वे रैगटैग के समूह की तरह लग रहे थे।
एलिया ने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को स्थिर करते हुए एक बहादुर आवाज में चिल्लाई, यदि आप इसे चाहते हैं तो आओ और इसे मुझसे ले लो। हाँ हाँ, मैं आपके साहस की प्रशंसा करता हूँ, लेकिन हमारे प्रस्ताव को छोड़ना बुद्धिमानी नहीं होगी। उन्होंने कहा, इसे छोड़िए, यहाँ भाग लेने वाले हर व्यक्ति की अपनी रीढ़ है। आप उनसे इसे सौंपने की उम्मीद नहीं कर सकते। फिर मैं उसकी देखभाल करूंगा। पीठ पर भाला लिए एक युवक एलिया के पास पहुंचा। मैं यह कर सकता हूँ। एलिया ने सोचा कि उसने खुद को तैयार किया। एक छोटे बच्चे को धमकाना मेरा शौक नहीं है, लेकिन हम यहाँ लाइन पर अपने जीवन से लड़ रहे हैं। आप केवल इस भूमि पर कदम रखने के लिए खुद को दोषी ठहरा सकते हैं। वह युवक जिसके पास भाला था, उसने खुली मुट्ठियों से उस पर हमला किया। ऐसा लग रहा था कि उसके पास साधना थी, लेकिन मुट्ठी कौशल नहीं था, क्योंकि वह अपनी मुट्ठी के साथ स्पष्ट रूप से अनाड़ी था। एक भाला उपयोग करता, वह मुझ पर आसानी से चला गया। एलिया ने शाखा से बाहर कूदते हुए सोचा। उसने उस पर अपनी मुट्ठियां चलाई और एक दूसरे से टकरा गई। बाम! अरे वाह! उस युवक को उड़ते हुए भेजा गया, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसकी हड्डियों में, उसकी बाहों में दरार है। हाँ, अपना टोकन सौंप दें। अब जब आप हार गए हैं, डॉट। एलिया ने धमकी भरे लहजे में धमकी दी। हे, छोटी सी याद है, क्या आप भूल गए कि हम में से 7 बचे थे? उसके सिर के पीछे एक आवाज गूंज रही थी जिसने उसे बहुत चौंका दिया। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसने अपना सिर नीचे झुका लिया, क्योंकि अचानक एक काली तलवार ने उसके बालों के शीर्ष को थोड़ा सा काट दिया, जबकि वह जल्दी से अपनी स्थिति से दूर चली गई। एलिया, जो लगभग मारी गई थी, बहुत गुस्से में थी, क्योंकि उसने उस पागल युवक को देखा जो उस पर हमला कर रहा था। हॉक, तुम क्या कर रहे हो? तलवार लिए एक युवक चिल्लाया। वह सिर्फ एक छोटी लड़की है, आप उसे मारने का लक्ष्य क्यों बना रहे हैं? यहाँ तक कि जिस लड़के की मुट्ठी टूटी हुई थी, वह भी उस पर चिल्लाया। ओह, आप लोगों को बस हार मान लेनी चाहिए और जहाज पर वापस जाना चाहिए। यदि आपके पास पर्याप्त संकल्प नहीं है, तो बस अपने गृहनगर वापस जाएं। हॉक कहे जाने वाले उस पागल युवक ने उपहास में व्यंग्य किया। छोटी लड़की के एक छोटे से संभालने से नवगठित यादृच्छिक टीम में भ्रम पैदा हो गया। उन्होंने बहस का आदान प्रदान किया, क्योंकि उन्होंने फैसला किया कि उसके साथ क्या करना है। आखिरकार यहाँ हर टीम का गठन या तो इस प्रारंभिक शुरुआत से पहले या बाद में किया गया था। वह सही है। यदि आपके पास पर्याप्त संकल्प नहीं है, तो आप लोगों को बस अपने टोकन सौंप देना चाहिए और चले जाना चाहिए। यह सही है। स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई, क्योंकि उनके बीच एक आंतरिक लड़ाई छिड़ गई, जबकि वे बहस कर रहे थे कि उसे मारना है या नहीं। उनका पीछा करने वाले 8 व्यक्तियों में से केवल वही युवक था जिसके पास तलवार थी, और जिस युवक के पास एक सीधा भाला था, उसने उसे मारने से इनकार कर दिया। एलिया, जिसने इसे देखा, ने महसूस किया कि वह अपने ऊपर एक भावना धो रही थी, क्योंकि वह खुद को उपहास में हंस रही थी, जैसा कि उसने सोचा था। कितना खेदजनक। वे इस बात पर लड़ रहे हैं कि मुझे मारना है या नहीं, जैसे कि मैं एक जंगली जानवर हूँ। तो यह डेविस, मेरे राजकुमार, का मतलब है कि वह कमजोर है, भले ही वह इतना मजबूत हो। है, यही कारण है कि उसने मुझे खुद को मजबूत बनाने के लिए कहा, ताकि कोई भी ऐसा न हो जो तब तक मेरे भाग्य को नियंत्रित कर सके। 30। तुम तलवार से युवक के साथ बहस करने वाले बदमाश युवक का दिल अचानक से छलनी हो गया, क्योंकि बिजली उसके अंदर से सांप की तरह दौड़ रही थी, जो अपने शिकार के नारों को निगलने पर आमादा था। एलिया ने उदासीनता से उसे देखा, क्योंकि वह उसे एक चींटी के रूप में सोचती थी। उस पागल युवक की आंखें लाल हो गई, क्योंकि वह गिर गया था, जबकि उसका दिल खराब हो गया था, क्योंकि इससे जली हुई गंध निकल रही थी। उसे मार डालो। उसका समर्थन करने वाले 2 युवक रुक गए, जबकि अन्य 5 युवक जो अलग अलग कवच पहने हुए थे, उन्होंने चारों ओर से उस पर हमला किया। एलिया ने शांति से अपने आसपास की ओर देखा, जैसे कि वह नहीं थी जिसे अब निशाना बनाया गया था। वह एक दर्शक की तरह लग रही थी जो शांति से चल रही लड़ाई को देख रही थी। एक तकनीक डालते समय उसकी आंखें अपने परिवेश के प्रति उदासीन लग रही थी। बिजली का तूफान। वह हल्के से अपने आप से बुदबुदाया, क्योंकि वह उन 2 युवाओं को देख रही थी जो एक अलग रोशनी में ढाल रहे थे। अचानक हल्के काले रंग के साथ बिजली की मोटी रेखाएं उसके शरीर से फूट पड़ी, क्योंकि यह उन युवकों के पास उड़ रही थी जिन्होंने उस पर तेज गति से हमला किया। जल्दी करो चकमा, एक युवक डर के मारे चिल्लाया, क्योंकि उसने देखा कि बिजली सांप की तरह उसके पास आ रही है। लेकिन अफसोस, एलिया द्वारा छोड़ी गई बिजली उनसे तेज थी, जिसके परिणामस्वरूप काली बिजली उन्हें क्रैकिंग ध्वनि के साथ मार रही थी। बिजली ने उन्हें ढक दिया, क्योंकि वे सुअर की तरह जल गए थे, जबकि हवा में एक जली हुई गंध बह रही थी। एलिया का साथ देने वाले दोनों युवक डर के मारे ऐसे ठिठुर गए जैसे उन्होंने कोई भूत देखा हो, उनका चेहरा बर्फ की तरह पीला पड़ गया हो। टोकन सौंप दो और चले जाओ। जिन 2 युवकों ने यह सुना, वे जल्दबाजी में अपने टोकन फेंक दिए और दयनीय रूप से अपने जीवन के साथ भाग गए, जैसे कि उन्हें पहले किए गए एक बड़े अपराध के लिए माफी दी गई थी। एनोवल एकेन डेविस, मैं जीता। देखो, एलिया चिल्लाई, क्योंकि वह खुश हो गई थी, जबकि उसने अपने टोकन से टोकन एकत्र किए थे, जैसे कि एक पल पहले कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं हुआ था। जब उसने 8 टोकनों में से आखिरी टोकन एकत्र किया, तो वह घास पर गिर गई, जैसे कि वह थक गई हो। लेकिन जब वह घास पर गिरने जा रही थी, तभी एक हाथ उसकी कमर के चारों ओर बढ़ गया और उसे गिरने से बचा लिया। कुछ मिनट पहले डेविस ने टकराव को पूरी एकाग्रता में देखा, क्योंकि वह एलिया को इतनी आसानी से अपने सामने मरने नहीं दे सकता था, चाहे जो भी हो। 8 युवाओं, देखते हैं कि वह इसे कैसे संभालती है, डेविस ने सोचा। वह उस शाखा पर था जहां एलिया पहले खड़ी थी, नीचे खुली आंखों के साथ लड़ाई देख रही थी। उन्होंने खुद को नीचे के लोगों के लिए अदृश्य बनाने के लिए अपनी डार्क सीलिंग कफन कला का इस्तेमाल किया। वास्तव में, यहाँ तक कि इस प्रारंभिक में सभी लोग भी उसके लबादे के माध्यम से नहीं देख सकते थे। यहाँ तक कि अगर वह उनके बगल में खड़ा था और एक जोकर की तरह काम करता था, तो वे नोटिस नहीं कर पाएंगे। अध्याय 73, यह कुछ भी नहीं है। डेविस ने देखा कि एलिया ने अपनी मुट्ठी के साथ एक युवा को उड़ते हुए भेजा। और ऐसा लगता है कि युवा थोड़ा ठीक है, क्योंकि वह एलिया के जीवन के लिए लक्ष्य नहीं बना रहा है। मुझे लगता है कि मैं उसे छोड़ सकता था। जब डेविस ने ऐसा सोचा, तो अचानक उसने देखा कि एक पागल युवक एलिया के पीछे आ गया, क्योंकि उसने एक खंजर उठाया और उस पर हमला किया। डेविस ने लगभग तुरंत खुद को उस पर लॉन्च कर दिया, अगर यह उस बेवकूफ गलती के लिए नहीं था जो उसने एलिया के पीछे पहुंचने पर की थी। वह बेवकूफ। मैं स्वर को धन्यवाद देता हूं कि वह हत्यारा नहीं है। डेविस के दिल को सुकून महसूस हुआ जब उसने उस पागल युवक को देखा और उस पर हमला किया।
उसे कम से कम यकीन था कि एलिया अपने कौशल से उसे चकमा देने में सक्षम होगी क्योंकि उसने पहले उसके साथ झगड़ा किया था। फिर उन्होंने देखा कि एलिया उस स्लैश को चकमा दे रही थी क्योंकि वह जल्दबाजी में पीछे हट गई थी जब अचानक दुश्मन टीम में एक आंतरिक लड़ाई छिड़ गई। क्या नरक है। डेविस लगभग अपनी हंसी नहीं रोक सका, लेकिन एलिया को बचाने वाले उन दो युवाओं के बारे में उसकी धारणा अच्छी हो गई। NOVEL अचानक वह एलिया को अजीब तरह से हंसते हुए देख सकता था क्योंकि वह एक सेकंड में पागल युवा के पास चली गई थी। डेविस की आंखें चौड़ी हो गई क्योंकि उसने उसे अपनी उंगली से उस पागल युवा के दिल पर वार करते हुए देखा, जबकि उसके चेहरे पर एक शांत और उदासीन भाव था। उसने निगल लिया क्योंकि उसे लगा कि यह डरावना था। उन्होंने इस अभिव्यक्ति को पहले कभी नहीं देखा। क्या उसने पहले किसी व्यक्ति को मार डाला था? उसने सिर हिलाते हुए सोचा। फिर उसने उन 5 युवकों को देखा जो उसे मारने के लिए तैयार थे, उसे खत्म करने के लिए उसे घेर लिया। डेविस ने अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि उसने अपना कदम उठाने के बारे में सोचा था। उसने सोचा कि एलिया घबरा जाएगी क्योंकि उसे पहले कोई युद्ध का अनुभव नहीं था, लेकिन उसके सामने के दृश्य ने उसे अपना हाथ रोक दिया। उन्होंने देखा कि एलिया ने एक शांत चेहरे के साथ विलुप्त होने की लाइटनिंग जजमेंट की दूसरी परत तकनीक डाली क्योंकि उसने बिना किसी प्रतिक्रिया के अपने विरोधियों को कुरकुरा कर दिया। डेविस का दिल लगभग उसकी छाती से बाहर निकल गया क्योंकि वह इस दृश्य पर विश्वास नहीं कर सका। उसने सोचा कि वह एक ऐसे व्यक्ति में बदल गया है जिसके बारे में वह नहीं जानता है। उसने कब से गोभी काटने जैसे लोगों को मारना शुरू कर दिया। उसने यह सोचा और जल्दी से उन 2 युवकों को छोड़ने के लिए चला गया जिन्होंने उसका समर्थन किया था। इसके बाद उन्होंने देखा कि एलिया उन 2 युवकों को बचा रही है, जिससे उन्होंने राहत की सांस ली। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसने सोचा कि वह अफसोस से मुस्कुरा रहा था। हाँ, लगता है कि मैं निष्कर्ष पर पहुंच गया। यह मेरी गलती थी। मैंने उसे जीवित रहने के बारे में इतना ब्रेन वॉश किया कि उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को मारने के लिए पलक भी नहीं झपकाई। डेविस ने तब देखा कि वह उसे पुकार रही थी क्योंकि उसने एक-एक करके टोकन एकत्र किए थे। बस जब वह खुद को प्रकट करने जा रहा था तो उसने उसे अचानक गिरते हुए देखा, जबकि वह जल्दी से उसका समर्थन करने के लिए चला गया। बकवास। जैसा कि मैंने सोचा था। कौन सा इंसान संभवतः मानसिक रूप से थका हुआ और दुखी नहीं हो सकता है जब वे पहली बार किसी अन्य जीवित प्राणी को मारते हैं। उसने सोचा कि उसे अपने दिल में अपराध बोध महसूस हुआ, लेकिन जल्दी से खुद को आश्वासन दिया कि उसके जीवित रहने के लिए यह एक आवश्यक प्रक्रिया थी, भले ही बाद में उसे कुछ भी हो जाए। आखिरकार जब कुछ बुरा होता है तो वह हर बार उसके लिए वहां नहीं हो सकता था। एक दिन बीत गया जबकि प्रतिभागियों ने टोकन पर अपना हाथ पाने के लिए या तो मार डाला या लूट लिया। एक जगह पर जहां वनस्पतियों की भीड़ थी और अनगिनत पेड़ों से भरा एक जीवंत घास का मैदान था, 2 सिलहुट देखे जा सकते थे क्योंकि एक दूसरे पर सो रहा था जो बैठा था। ये 2 सिलहुट डेविस और एलिया थे। यह क्या है? वह अभी तक जाग क्यों नहीं रही है? डेविस ने सोचा कि वह चिंतित होकर उसे देख रहा था। यह एक दिन हो गया था और अभी भी एलिया के जागने का कोई संकेत नहीं था। बस जब उसने अपने परिवेश की खोज करने के बारे में सोचा तो उसने देखा कि उसकी पलकें धीरे से कांप रही है। एलिया ने अपनी आंखें खोली क्योंकि उसने डेविस को देखा जो उसे ध्यान से देख रहा था। तब उसे एहसास हुआ कि उसे डेविस द्वारा गोद में तकिया दिया गया था, जबकि वह स्पष्ट रूप से शर्मा रही थी। सुप्रभात एलिया। हालांकि यह रात है, डेविस ने गर्म स्वर में उसका अभिवादन करते हुए कहा। एलिया जल्दी से खड़ी हो गई, जबकि उसने अनैच्छिक रूप से उस घटना के बारे में याद किया जो पहले हुई थी क्योंकि उसने भारी सांस लेना शुरू कर दिया था। शांत हो जाओ एलिया। आपने जो किया वह सही था, खुद पर कठोर होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह जीवित रहने के लिए था और इसकी कोई मदद नहीं कर रहा था। डेविस इस दृश्य को देखकर उसे सांत्वना देने से खुद को रोक नहीं सका। उसने मूल रूप से सोचा कि उसे इस विषय पर ताकझांक नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह उसे कुछ अप्रिय की याद दिला सकता है, लेकिन जब से उसे याद आया तब उसके पास उसे आराम देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एलिया, जिसने यह सुना, स्पष्ट रूप से आराम मिला, लेकिन उसने अपना सिर हिला दिया जैसे कि ऐसा नहीं था। डेविस को वह नहीं मिला जो वह कहने की कोशिश कर रहा था। फिर उसने फिर से अपना सिर हिलाया और अपने होठों को काटते हुए दुखी होकर उसे देखा। यह कुछ भी नहीं है, मैं बस बहुत डर गया था। डेविस ने जवाब दिया, हत्या के अपने पहले अनुभव के बाद कोई भी डर जाएगा। इस पर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस दुनिया में हमें शायद इसकी आदत हो जाएगी। उसने अफसोस के साथ सोचा, लेकिन उसे यह नहीं कहा क्योंकि उसने सोचा कि उसे खुद यह समझना चाहिए। एलिया ने चुप रहते हुए सिर हिलाया। कुछ पल अजीब तरह से बीत गए इससे पहले कि डेविस को अचानक कुछ याद आया जो उसे एलिया से कहना था। एलिया, जैसे ही पहला दिन समाप्त हुआ, उस गंभीर आवाज ने फिर से प्रवेश किया। इसमें कहा गया है कि हम अपने टोकन में अपनी रैंक देख पाएंगे, साथ ही हमारे पास मौजूद अंकों की संख्या भी। यह कहते हुए उन्होंने अपना टोकन निकाला क्योंकि उन्होंने इसमें अपनी ऊर्जा डाली। 5वां द्वीप। नाम, स्थिति 9046-970, अंक 50। ओह, यह भी कहा गया कि हम इसमें अपना नाम या उपनाम डाल सकते हैं। डेविस ने फिर जोड़ा। एलिया, अब अपने टोकन की जांच करें। एलिया ने सिर हिलाया, जबकि उसने अपना टोकन निकाला क्योंकि उसने अपनी ऊर्जा उसमें डाली थी। 5वां द्वीप। नाम, पद 11-446-330, अंक 1। यह कहता है कि मेरे पास केवल एक बिंदु है। एलिया उलझन में बुदबुदाया। बेशक आपने अभी भी उनके टोकन को अवशोषित नहीं किया है ना? हाँ। एलिया ने डेविस को एकत्र किए गए टोकन देते हुए कहा। अरे, अपने अंक बढ़ाएं। क्या तुमने उन्हें नहीं हराया? डेविस ने इससे इनकार कर दिया क्योंकि वह वही थी जिसने उन्हें हराया था। ठीक है, वह उन 8 टोकनों को अवशोषित करते हुए बुदबुदाया। 8 टोकन तब विघटित हो गए जैसे कि वे पहले स्थान पर मौजूद नहीं थे। 8 टोकन में से 2 टोकन हरे रंग के थे, एक टोकन नीला था, जबकि अन्य टोकन सफेद थे। 5वां द्वीप। नाम, स्थिति 8-636-767, अंक 76, अध्याय 74, मुठभेड़। अब मेरे अंक बढ़कर 76 हो गए हैं, एलिया ने कहा जब उसने अपने टोकन को देखा और अचानक संदेह हुआ। लेकिन नाम स्लॉट है खाली। ओह, उस आवाज ने यह भी कहा कि हम अपने नाम या उपनाम इनपुट करने के लिए अपनी ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं, डेविस ने कहा क्योंकि उन्होंने उसे सार्थक तरीके से देखा। क्या? मैं एक उपनाम का उपयोग करने जा रहा हूँ।
अपनी आस्तीन को फ्लिक करते हुए डेविस ने एक त्रुटिहीन हवा दी, जिसका अर्थ था कि उसके पास खुद के लिए एक भव्य उपनाम था। एलिया ने उसे अजीब तरह से देखा क्योंकि वह जानती थी कि जब भी वह इस तरह से पोज देगा तो एक भी अच्छी चीज नहीं होगी। उसने तब उसे अनदेखा कर दिया और जवाब दिया क्योंकि उसने टोकन में अपना नाम इनपुट करने के लिए अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल किया। ओह, मैं सिर्फ अपने नाम का उपयोग करूंगा। 5वां द्वीप। नाम एलिया। स्थिति 8, 636, 767। अंक 76। उसने संतुष्टि में टोकन को देखा और थोड़ा अच्छा महसूस किया, जैसे कि वह एक स्मारक में अपना नाम बनाने और छोड़ने में कामयाब रही। 9 1 N। तो आपने कौन सा उपनाम चुना? भले ही एलिया इसके लिए थोड़ा भी उत्सुक नहीं थी, फिर भी वह थोड़ी उत्सुक थी। नहीं, नहीं बता रहा है। डेविस हंसने लगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दिन बीतते गए क्योंकि डेविस और एलिया सक्रिय रूप से टोकन के लिए शिकार करते थे। जो भी उन्हें मारना चाहता था उन्होंने उसे मार डाला और जो कोई भी केवल अपने टोकन प्राप्त करना चाहता था उसे लूट लिया। उन्होंने वैसा ही किया जैसा वे चाहते थे और किसी भी परिस्थिति में भी किसी को नहीं बख्शा। जब तक वे अपने दुश्मनों से कुछ हत्या के इरादे को महसूस करते हैं तब तक वे भी पीछे नहीं हटेंगे। डेविस ने एलिया को सभी लड़ाई करने के लिए मजबूर किया और परिणामस्वरूप उसकी लड़ाई का अनुभव बढ़ गया। इसके अलावा उसे लड़ाई के दौरान कभी नुकसान नहीं हुआ क्योंकि उसने बॉडी टेम्परिंग और एसेंस गैदरिंग सिस्टम दोनों की दोहरी खेती की। एलिया ने 100 से अधिक लड़ाइयों का सामना किया और उन्होंने 3000 से अधिक अंक एकत्र किए। इस बीच डेविस शिकार करने के लिए भाग गया जब भी उसने लड़ाई से अपनी थकावट से ब्रेक लिया। वह 2000 अंक जुटाने में भी कामयाब रहे थे क्योंकि उन्होंने शीर्ष 10,000 में अपना रास्ता बनाया था। जिन लोगों ने अपने टोकन खो दिए थे उनके पास भाग लेने का कोई तरीका नहीं था जब तक कि वे किसी प्रतिभागी से टोकन नहीं लूटते और शुरुआत से शुरू नहीं करते। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कितने अंक एकत्र करता है, अपने स्वयं के टोकन की रक्षा करना भी महत्वपूर्ण था। एक बार जब कोई व्यक्ति इसे खो देता है तो व्यक्ति द्वारा एकत्र किए गए सभी अंक गायब हो जाएंगे, लेकिन यह टोकन को अवशोषित करने वाले को नहीं जोड़ेगा। जो अवशोषित करता है उसे सिर्फ उस टोकन का बिंदु मिलेगा जिसे उन्होंने अवशोषित किया है। यह प्रारंभिक परीक्षा का 5वां दिन था। एक काले रंग का सिलहूट 5 युवाओं के साथ जंगल में भाग गया। वे अपने टोकन की जांच करते हुए बहुत खुश लग रहे थे। अरे इसे देखो, मेरी रैंकिंग शीर्ष 1000 में है। जिस युवक ने कहा कि उसकी गर्दन के पीछे हरे भरे बाल बंधे हुए थे वह सौम्य लग रहा था और उसके चारों ओर एक डैशिंग उपस्थिति थी। हम बुरा नहीं। आवाज एक स्वर के साथ सुनाई दी जो किसी के मन की स्थिति को पिघला सकती है। हाँ, यंग मिस्ट्रेस, यह अभी भी शीर्ष 100 में शामिल होने की आपकी रैंकिंग की तुलना नहीं करता है। इसे बंद करो। मैंने जो भी टोकन अवशोषित किए वे हम सभी की कड़ी मेहनत से थे। ईमानदारी से यह सब आपके पास जाना चाहिए था, केंट। उनमें से 6 कोई और नहीं बल्कि कॉल्डन परिवार के युवा थे जिन्हें ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट मीट में भाग लेने के लिए भेजा गया था। इस समूह में 2 महिलाएं और 4 युवक थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उन्होंने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी रैंकिंग इस शुरुआती चरण में शीर्ष 10 में है या शीर्ष 100 में। जब आप लोरेट परिवार में शादी करते हैं तो यह रैंकिंग आपके लिए मददगार होगी ताकि अन्य लोग आपको नीचा न देखें, एवलिन। केंट कॉल्डन मुस्कुराया और कहा, धन्यवाद, आप सभी को धन्यवाद। एवलिन टेल्ट ने दिल को छू लिया और दिल को छू लेने वाले लहजे में जवाब दिया। उसने किसी से अपनी पहचान छिपाने के लिए काले कपड़े पहन रखे थे। केंट एवलिन का करीबी चचेरा भाई था। वह परिवार के मुखिया के पद को विरासत में लेने के लिए अगली पंक्ति में था क्योंकि एवलिन एक लड़की के रूप में पैदा हुआ था। अन्य उम्मीदवार खेती में उनके बराबर नहीं है, इसलिए वे उनके लिए कोई खतरा नहीं थे। उसके लिए एकमात्र खतरा एवलिन था। अगर किसी ने उससे शादी की थी और परिवार में शामिल हो गया था तो वह अपने परिवार के मुखिया का पद खो देगा। लेकिन उनकी किस्मत के लिए एवलिन ने राजकुमार से सगाई कर ली और वह उससे लोरेट परिवार में शादी करेगी जो उसके लिए कॉल्डन परिवार का अगला प्रमुख बनने के लिए रेखा को साफ करता है। इससे उन्हें संतुष्ट महसूस हुआ, इसलिए उन्हें एवलिन की मदद करने में कोई शांति नहीं थी जो उनके चचेरे भाई थे ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट मीट में अधिक महिमा प्राप्त करने में मदद करते थे। कॉल्डन परिवार की टीम काफी शक्तिशाली थी कि उनमें से प्रत्येक युवाओं की एक मोटी टीम के खिलाफ अपनी पकड़ बना सकता था जो केवल शीर्ष 1 लाख पदों के लिए बाहर थे। एवलिन, जिनके पास बहुत कम खेती थी, अपने कोटेल पर सवार थी क्योंकि उन्होंने इस प्रारंभिक में अपनी शक्तियों का उपयोग करना आवश्यक नहीं समझा। वे एक टीम से लड़ने के लिए बेतरतीब ढंग से एक दिशा में जा रहे थे और जब वे वहां थे तो आकस्मिक रूप से कुछ टोकन एकत्र कर रहे थे। अचानक एवलिन जम गई क्योंकि उसकी टीम को 2 बच्चों का सामना करना पड़ा जो बिना किसी सुदृढ़ीकरण के अकेले थे। उनकी टीम भी जम गई क्योंकि उन्होंने पहले भी इन दोनों बच्चों को देखा है। ठीक है, क्या यह एक संयोग नहीं है? मेरी प्यारी एवलिन। एक हैरान करने वाली आवाज बह गई जिससे इस जगह का शांत माहौल टूट गया। डेविस उसे इस द्वीप में देखकर आश्चर्यचकित था। अन्य 11 द्वीप थे जिन्होंने उससे मिलने की संभावनाओं को बहुत कम कर दिया था। एवलिन यह सुनकर भौचक्का रह गया कि उसने सिर्फ एक नजर से उसकी पहचान का पता लगा लिया था। उसने महसूस किया कि उसकी पहचान और ताकत को छिपाने वाला सब बेकार चला गया था। उसने अपना फन हरा दिया और शांति से जवाब दिया, मेरी एवलिन, मुझे तुम्हारा बनने की याद नहीं है। ओह, आप करेंगे, हे, यह बात है। क्या आप अब इसके लिए तैयार हैं? डेविस ने चंचल स्वर से पूछा। क्या आप निश्चित रूप से मुझे ले जाना चाहते हैं? उसने कहा कि उसने अपने शरीर से एक भूरे रंग की आभा छोड़ दी। यह वह आयरन स्टेज पर पहुंच गई है। केंट और अन्य लोग जिन्होंने एवलिन को देखा वे उसकी खेती पर स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित थे। अध्याय 75, यह पर्याप्त है। एवलिन ने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसने गर्व से अपनी खेती का खुलासा किया। उम्मीद थी कि डेविस इस दृश्य पर आश्चर्यचकित होगा। ताली बजा। डेविस ने ताली बजाई क्योंकि वह एवलिन के लिए वास्तव में खुश था, लेकिन उसने अभी भी एक चंचल स्वर में कहा, आयरन स्टेज को तोड़ने के लिए बधाई, मैं आपको अभी खुशी से ले जाऊंगा। हम मुझे मत बताओ कि उसके शरीर की खेती तीसरे चरण में पहुंच गई है। एवलिन ने उसकी चंचल अभिव्यक्ति को देखकर भौहें सिकोड़ी। फिर भी वह आगे बढ़ी क्योंकि उसने खुद को एक लड़ाई के लिए तैयार किया। वह संभवतः पीछे नहीं हट सकती थी, भले ही उसे अब पता था कि वह आयरन स्टेज में था। अपना कदम बढ़ाओ, मिस एवलिन। डेविस ने कहा कि वह शांति से खड़े थे और लड़ाई के लिए पोज देने की जहमत नहीं उठा रहे थे। एवलिन जिसने यह देखा उसने सोचा, हे, मैं किस लिए चिंतित था? वह अभी भी एक बच्चा है। तो फिर यहाँ मैं आता हूँ।
एवलिन चिल्लाई क्योंकि उसने अपनी आभा के साथ किसी व्यक्ति के विचारों को अव्यवस्थित करने के लिए एक तकनीक का इस्तेमाल किया था। यह चिल्लाहट डेविस के कानों तक पहुंचने के साथ ही फैल गई, जिससे वह थोड़ा विचलित लग रहा था। एवलिन जल्दी से उसे जल्द मारने के लिए सुरुचिपूर्ण कदमों के साथ आगे बढ़ा। उसने उसे बंद कर दिया और हमला करने के लिए अपनी नाजुक हथेलियों का इस्तेमाल किया। डेविस, जो उदास लग रहा था, अचानक उसकी हथेलियों को चकमा दे रहा था क्योंकि उसने अपने छोटे हाथों से नरम उसकी पतली कलाइयों को पकड़ लिया था। वह फिर उसकी कलाइयों को मुक्त करते हुए मुस्कुराया और शांति से वापस चला गया। सीटी। केंट ने यह देखा, अनुमोदन में सीटी बजाई, जबकि एवलिन का चेहरा लाल हो गया। वह अब जानती थी कि उसे धोखा दिया गया था क्योंकि वह उसकी सोनिक तकनीक से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं था। फिर से इस बार उसने उन समर्थन हमलों का उपयोग नहीं किया और अपनी पूरी गति और शक्ति के साथ उस पर आरोप लगाया। फिर उन दोनों ने मुट्ठियों का आदान प्रदान किया क्योंकि उनके बीच लड़ाई तीव्रता से भड़क उठी थी। लेकिन यह केवल दर्शकों और एवलिन के लिए तीव्र था क्योंकि वह अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ रही थी, जबकि डेविस स्पष्ट रूप से आराम से था। कुछ पल बीतने के बाद एवलिन स्पष्ट रूप से हिल गई क्योंकि वह अपनी तेजतर्रार हरकतों से खुद को थका हुआ महसूस कर रही थी। लेकिन जिस चीज ने उसे वास्तव में हिला दिया और थका दिया, वह यह था कि डेविस ने अभी भी अपने बॉडी कल्टीवेशन ऑरा को जारी नहीं किया था और अभी भी पूरी तरह से अपनी शारीरिक ताकत से लड़ रहा था। कॉल्डन परिवार के युवा इसे देखकर स्पष्ट रूप से भयभीत थे। वह केवल 10 साल का है और उसके पास इतनी ताकत है। क्या उसके पास एक जानवर का खून है? वह निश्चित रूप से ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट मीट के शीर्ष 10 में रैंक करने में सक्षम होगा। जब इस तरह के विचार कॉल्डन परिवार के युवाओं के चारों ओर चल रहे थे, तो डेविस अचानक पीछे हट गया और उसे देखकर मुस्कुराया। मिस एवलिन, क्या आप हार मान सकते हैं? क्यों? आप एक महिला पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे? एवलिन उस पर चिल्लाया क्योंकि वह जानती थी कि वह पूरे समय बचाव कर रहा था और उस पर कोई कदम नहीं उठाया था। वह अब जानती थी कि उसका उसके लिए कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन फिर भी वह हार मानने के विचार से निराश महसूस करती थी, इसलिए उसने खुद को कुछ चेहरा बचाने के लिए हमला करना जारी रखा। उसे लगा कि अगर उसे बुरी तरह पीटा गया तो वह हार मान सकती है, लेकिन उससे पहले हार मानने से उसे लगा कि यह उसकी जिंदगी पर एक दाग और बदसूरत होगा। हाँ, मिस एवलिन, ऐसा नहीं है कि मैं महिलाओं को चोट पहुंचाने की हिम्मत नहीं करता, यह सिर्फ इतना है कि मैं अपनी भावी पत्नी को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करता। तुम बेशर्म। एवलिन शर्मा गई क्योंकि उसने अपने चेहरे को जला हुआ महसूस किया, लेकिन उसके दिल में एक अज्ञात भावना महसूस हुई। ओह, तुमने मुझे धोखा दिया, लेकिन मैं अपना वादा निभाऊंगा। एवलिन ने हताशा में अपने दांत किरकिरा करते हुए कहा। हाँ, डेविस अपने दिमाग में मानसिक रूप से घूम रहा था, जैसे कि उसने एक बड़ा सपना हासिल कर लिया हो। मुझे पता है कि मेरी भावी पत्नी हारने वाली नहीं है। मैं हमेशा अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा कर सकता हूँ। डेविस ने अपनी आस्तीन लहराते हुए जवाब दिया। अचानक वह शांत हो गई और मुस्कुराई, जैसे कि वह वही थी जिसने जीत हासिल की थी। जो भी हो, डींग हाँकते रहो। हालांकि मैं हार गया, यह यहाँ खत्म नहीं होगा। हम आपका क्या मतलब है? डेविस ने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, क्या आप अपने शब्दों से पीछे हटने जा रहे हैं? मिस एवलिन, नहीं, मैंने कहा था कि मैं अपना दिल और आत्मा आपको दे दूंगी, उसने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि मैं अपना शरीर आपको दे दूंगी। डेविस ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर ली क्योंकि उसने अजीब तरह से सोचा, यह औरत, वह अपने शब्दों के साथ खेलती है। वह अचानक अपना पेट पकड़कर हंसने लगा। हर किसी ने सोचा कि वह पागल हो गया, जिसमें एवलिन और एलिया भी शामिल थे। एवलिन ने अचानक महसूस किया कि उसने इस बच्चे को बहुत धमकाया और उसे आराम देने जा रही थी, जब अचानक उसकी दृष्टि में डेविस धुंधला हो गया और एक पल में उसके सामने दिखाई दिया। डेविस ने उसकी ठोड़ी को पकड़ लिया क्योंकि उसका चेहरा उसके कान के करीब चला गया था, जबकि वह फुसफुसाते हुए क्षण भर के लिए जम गई थी। जब तक आपका दिल मेरे साथ है, यह पर्याप्त है। एवलिन ने चुपचाप देखा कि वह एलिया के साथ रहस्यमय रूप से गायब हो गया था, जबकि पूरा कॉल्डन परिवार इस तथ्य से भयभीत था कि उन्होंने 2 बच्चों की दृष्टि खो दी थी जो उनकी आधी उम्र के नहीं थे। पूरी कॉल्डन परिवार की टीम ने एवलिन को ईर्ष्या के साथ देखा, विशेष रूप से दूसरी महिला जो टीम में थी। वह लगभग पागल हो गई क्योंकि उसने सोचा कि उसे युवा मालकिन के रूप में जन्म क्यों नहीं मिला। वह इस राक्षसी राजकुमार से शादी क्यों नहीं कर पाई? एन ओवल बी एक एन। इतना स्वादिष्ट सौदा, ऐसा कौन नहीं चाहेगा? इस तरह के विचार कॉल्डन परिवार के युवाओं के माध्यम से चलते थे। केंट कॉल्डन को अचानक एक अजीब विचार आया कि अगर वह एक महिला के रूप में पैदा होता है, तो वह एवलिन के साथ लड़ने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करेगा। एवलिन, ऐसा लगता है कि आपने इस तरह के अवसर के साथ धन्य होने में सक्षम होने के लिए अपने पिछले जीवन में एक महान कार्य किया है। मुझे आशा है कि आपके पास एक महान जीवन है और हमारे बारे में भी मत भूलना। केंट कॉल्डन ने बधाई के लहजे में कहा। पूरा मामला सबके सामने हुआ, इसलिए वे उस मामले के बारे में अपनी अपनी थ्योरी बनाने में सफल रहे, जिसके बारे में दोनों बात कर रहे थे। सभी ने उसे बधाई दी, जबकि एवलिन चकित था। उसने उनकी प्रशंसा के लिए अपना सिर हिलाया। उसका सिर अभी भी उन मीठे शब्दों से गूंज रहा था जो उसने फुसफुसाए थे। अचानक वह अपनी श्रद्धा से बाहर आई और शांत स्वर में कहा, मैं पीछे हट रही हूँ। अध्याय 76, विचारों को उजागर करना। क्या पूरी टीम भौचक्की रह गई क्योंकि वे सभी संदिग्ध रूप से सोच रहे थे, क्या उसे ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट मीट में अपना सब कुछ देकर राजकुमार का एहसान हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत नहीं करनी चाहिए? वे समझ नहीं पा रहे थे कि वह राजकुमार के सामने अभिमानी व्यवहार क्यों कर रही थी। यह युवा मालकिन, क्या प्रतियोगिता से हटने के लिए यह थोड़ी जल्दबाजी नहीं है? हाँ, यह केवल प्रारंभिक है। अपनी शक्ति के साथ आप ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट मीट के दूसरे दौर में अधिक स्कोर कर सकते हैं। एवलिन ने शांति से कहा, मैंने इस जगह पर अपना व्यवसाय समाप्त कर दिया है, इसलिए मैं पीछे हट रहा हूँ। उसने फिर अपना लाल टोकन निकाला और केंट की ओर अपना हाथ बढ़ाया। इसे ले लो, यह अब मेरे लिए किसी काम का नहीं है। केंट ने उस टोकन को अजीब तरह से देखा और पीछे हट गया। फिर उसने धीरे से कहा, एवलिन, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा यहाँ क्या व्यवसाय था, लेकिन क्या आपको कम से कम राजकुमार के योग्य होने का प्रयास नहीं करना चाहिए? मैंने पहले भी इस बारे में सोचा था, लेकिन आप बहुत अहंकारी है। एवलिन, जिसने यह सुना, वह अपने विचारों पर स्पष्ट रूप से चौंक गया। मैं घमंडी हूँ? उनसे पूछते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गई, लेकिन उसका लहजा खुद पर सवाल उठाने का था। मेरा मतलब कोई अपराध नहीं था, लेकिन आपको क्या लगता है कि आप प्रिंस डेविस के योग्य हैं?
उम्र के अंतर के साथ अपनी प्रतिभा की तुलना करते हुए उसकी प्रतिभा के साथ मिलकर आपको वास्तव में क्या लगता है कि आप उसके योग्य हैं? यदि विरोध के दौरान हमारे परिवार का जोखिम भरा निर्णय नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप शाही परिवार हमारे लिए ऋणी हो गया, तो क्या आपको लगता है कि आप इसके लाभों का आनंद ले पाएंगे? BIN। एवलिन स्पष्ट रूप से हिल गई थी, जबकि प्रत्येक शब्द ने उसे गहराई से मारा क्योंकि उसे वास्तविकता में नीचे खींच लिया गया था। ऐसा नहीं है कि मैं इस शादी को चाहता था, वह वही था जिसने मुझे पसंद किया था। वह हताशा में वापस चिल्लाया। केंट ने अपनी आंखें बंद कर ली और आगे कहा, राजकुमार ने चमत्कारिक रूप से किसी तरह आपको पसंद किया था, शायद इसलिए कि वह अभी-अभी युवावस्था तक पहुंचा था। अगर मैंने इसे सही ढंग से अनुमान लगाया, तो वह शायद आपके आकर्षण और आकृति से मोहित था जो एक आदमी को पागल कर सकता था। अगर ऐसा नहीं होता, तो वह एक उच्च कद का व्यक्ति संभवतः आपकी ओर कैसे पसंद कर सकता है, जिसके पास केवल एक औसत प्रतिभा है? क्या आपको नहीं लगता कि एक दिन जब वह बड़ा हो जाएगा तो वह आपके फिगर से थक जाएगा और महसूस करेगा कि उसे अब आपको खुश करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए क्योंकि आप बहुत अभिमानी हैं और उसके समय के लायक नहीं है? नहीं, रुको, मैं यह नहीं चाहता था। यह हमारा परिवार था जिसने मुझे उससे शादी करने के लिए मजबूर किया। एवलिन चिल्लाया क्योंकि वह अब अपनी वास्तविकता का सामना नहीं कर सकती थी। HMPH, आपने संसाधनों को बर्बाद करने के अलावा कॉल्डन परिवार के लिए क्या किया था? क्या आपको लगता है कि आप इतने स्वतंत्र हो सकते हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, सिर्फ इसलिए कि आप परिवार के मुखिया की बेटी के रूप में पैदा हुए थे? हमारे परिवार की युवा मालकिन के रूप में आपके पास परिवार को संतुष्ट करने की जिम्मेदारी है, चाहे आप इसे पसंद करें या नहीं। कुछ पल का सन्नाटा बीत गया और माहौल तनावपूर्ण हो गया। केंट ने हंसते हुए कहा, तो आप उसे नहीं चाहते हैं, है ना? अच्छा, ज़ारा को देखो। ऐसा लगता है कि वह आपसे राजकुमार को चुराने का इंतजार नहीं कर सकती है, तो यदि आप इस शादी को नहीं चाहते हैं, तो आप उसे यंग मिस्ट्रेस स्टेटस क्यों नहीं देते हैं? सरल, है ना? एवलिन ने अविश्वास में केंट को देखा और ज़ारा कॉल्डन, जो इस समूह में एकमात्र अन्य महिला थी, अचानक चौंक गई क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसे इस बातचीत में क्यों लाया गया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ज़ारा, क्या तुम राजकुमार से शादी नहीं करना चाहती हो? क्या आप उसकी शादी के लिए उत्सुक नहीं थे? एवलिन का कहना है कि अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, तो वह खुशी से आपको अपना दर्जा देगी। ज़ारा फिर से चौंक गई क्योंकि उसके गुप्त उद्देश्य, जिन पर उसने कार्रवाई नहीं की थी, सभी के सामने प्रकट हो गए थे। उसने जल्दी से गोली को काट लिया और कहा, हाँ, मैं खुशी से युवा मालकिन की स्थिति ले लूंगा और राजकुमार से शादी करूंगा अगर युवा मालकिन इसे नहीं चाहती है। वहाँ तुम्हारे पास है। ज़ारा कहती है कि वह राजकुमार से शादी करना चाहती है। आपकी समस्या सही हल हो गई है। मुझे पता है कि आप बस परिवार में एक शांतिपूर्ण जीवन चाहते हैं। ज़ारा, भविष्य की युवा मालकिन के रूप में आपकी स्थिति के साथ, क्या यह आपके लिए केक का एक टुकड़ा नहीं है? केंट मुस्कुराया क्योंकि उसने अपनी आवाज को गंभीर स्वर में पेश किया था। हाँ, अगर हमारा एवलिन शांति से रहना चाहता है, तो यह करना मेरी शक्तियों के भीतर है। वास्तव में, मैं उसकी भविष्य की मांगों से भी सहमत हो सकता हूँ। ज़ारा ने गंभीरता से बात की, जबकि उसने पदानुक्रमित सीढ़ी पर चढ़ने की संभावना पर अपनी उत्तेजना छुपाई। एक परिवार के प्रतिभाशाली सदस्य के रूप में उसने एवलिन की युवा मालकिन की स्थिति से ईर्ष्या की थी। उसने महसूस किया कि एवलिन युवा मालकिन होने के लायक नहीं थी क्योंकि वह परिवार के मुखिया की बेटी थी। कॉलिन परिवार में किसी के लिए अपने पदों को बनाए रखना मुश्किल था अगर उन्होंने कुछ भी हासिल नहीं किया है। अगर यह एवलिन के पिता इवान कॉल्डन के लिए नहीं था, जिन्होंने गुप्त रूप से उसे हर समस्या से बचाया था, तो एवलिन शायद 15 तक पहुंचने से पहले ही मर गया होगा या कुछ शक्तिशाली पात्रों को बेच दिया जाएगा। एक पिता के रूप में इवान कॉल्डन ने अपनी बेटी के लिए हर चीज में सबसे अच्छी कामना की थी और उसके लिए राजकुमार से उसकी शादी करना स्वर्ग से एक सौदे की तरह लग रहा था जो इससे बेहतर नहीं हो सकता था। उस जगह पर सन्नाटा छा गया क्योंकि हर कोई एवलिन को उसके जवाब के लिए देख रहा था। मैं मैं एवलिन हकलाया क्योंकि वह कांप रही थी। दिखाई देने वाले क्रोध ने उसके चेहरे को हिंसक रूप से भर दिया जब अचानक उसने महसूस किया कि वास्तविकता उस पर डूब रही है। अचानक उसने अपनी बेरिंग खो दी और पागल हो गई क्योंकि वास्तविकता ने उसे जोर से मारा, चुप रहो। आपको क्या लगता है कि आप कौन है? मैं अपना पद नहीं छोड़ूंगा। नहीं, मैं अपने मोटे को सौंपूंगा। वह मेरा है। एक बार फिर पूरी तरह से चुप्पी छा गई क्योंकि हर कोई उसे अपना दिमाग खोते हुए देख रहा था, जबकि केंट, जो एकमात्र था जो शांत था, संतुष्टि में मुस्कुराया क्योंकि उसने सोचा था, उकसाना हमेशा किसी ऐसे व्यक्ति पर काम करता है जो सोचता है कि वे उच्च और शक्तिशाली है। एवलिन ने दूसरों को हक्का-बक्का देखा। ऐसा नहीं था कि वह विश्वास नहीं कर सकती थी कि उन्होंने क्या कहा था, ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अपने शब्दों पर गूंगा था। जैसे ही उसे अपनी गहरी इच्छाओं का एहसास हुआ, उसके दिमाग में विभिन्न विचार दौड़ गए। अध्याय 77, प्रारंभिक परीक्षा का अंत। समय बीतता गया क्योंकि यह प्रारंभिक का लगभग अंत था। डेविस इन 4 दिनों में अच्छे मूड में था। वह उत्साहित महसूस कर रहा था क्योंकि उसने सोचा कि वह उस पर एक छाप छोड़ने में कामयाब रहा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्हें लगा कि उनका रिश्ता थोड़ा आगे बढ़ेगा। उसके बाद उन्होंने सोचा कि पहली स्थिति पर कब्जा करना एक ड्रेक था, इसलिए उन्होंने और एलिया ने टोकन की तलाश पूरी तरह से बंद कर दी। उन्हें यह महसूस करने में देर नहीं लगी कि उनकी स्थिति स्थिर बनी हुई है क्योंकि सभी कमजोर प्रतिद्वंद्वी अब तक प्रारंभिक से बाहर हो गए थे। इसलिए उन्होंने द्वीप का पता लगाया और दृश्यों का आनंद लिया जैसे कि वे छुट्टी पर थे। यह एक रिफ्रेशर था क्योंकि उन्हें खून देखने और लोगों को मारने की जरूरत नहीं थी। और निश्चित रूप से इस समय के दौरान उन्होंने सामान्य टीमों की तुलना में थोड़ा मजबूत विरोधियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने अभी भी उनसे लड़ने का विकल्प नहीं चुना, बल्कि इसके बजाय दूर रहने का विकल्प चुना। ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट मीट के बहादुर युवाओं, मैं इसके द्वारा प्रारंभिक परीक्षाओं के अंत की घोषणा करता हूँ। शीर्ष 1 लाख स्थान अगले दौर में चले जाएंगे। अन्य लोगों को जीवित होने पर अपने निर्धारित जहाजों पर लौटना होगा। एक गंभीर आवाज पूरे द्वीप में गूंज रही थी क्योंकि यह प्रारंभिक परीक्षा की 10 दिन की अवधि को चिन्हित करता है। इसमें आगे कहा गया है, जिन लोगों ने प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली है, वे एक जहाज पर चले जाएंगे जो गार्डियन एलायंस का झंडा पकड़े हुए है और अपने टोकन सौंप देगा। गार्डियन एलायंस शिप ध्वज पीले रंग का था, जिसके केंद्र में विभिन्न रंगों की ढाल थी। यह पहले द्वीप से 12वें द्वीप के लिए रवाना हुआ, जिसमें उन प्रतियोगियों को उठाया गया जो शीर्ष 1 लाख में थे।
यह बहुत जल्दी था क्योंकि हर कोई अपनी रैंकिंग जानता था और जहाज ने एक संकेत जारी किया जो प्रतिभागियों को अपनी स्थिति का संकेत देता है, जिससे उनके लिए जहाज पर जाना आसान हो जाता है। इसके बाद उन्होंने जहाज पर मौजूद कर्मचारियों को अपने टोकन सौंप दिए क्योंकि वे अपने निर्धारित कमरों में चले गए थे। जहाज पहले जहाज के रूप में बड़ा था, इसलिए शेष शीर्ष 1 लाख प्रतिभागियों को समायोजित करने के लिए बहुत जगह थी। वे सभी संतुष्ट थे क्योंकि यह बहुत सारे व्यंजनों और सेवाओं के साथ एक शानदार जहाज था। जहाज में मौजूद युवाओं ने अपने शानदार भविष्य की कल्पना करना शुरू कर दिया क्योंकि जहाज एक नए द्वीप के लिए रवाना हुआ। मुझे आश्चर्य है कि दूसरे दौर में क्या होता है। अरे इसे देखो, वह गर्म है, उससे बात करो। कोई बात नहीं यार, वह मेरी लीग से बाहर हो गई है। जहाज के माध्यम से विभिन्न वार्तालाप चले क्योंकि हर कोई या तो हार मानने लगा और सवारी का आनंद लेने लगा या घबरा गया और अपने कमरे में रहा। शीर्ष 1000 पदों के लिए प्रतिस्पर्धा करने की तैयारी कर रहा था। केवल कुछ लोग जिन्हें अपनी क्षमताओं पर विश्वास था, वे लापरवाह थे क्योंकि वे जानते थे कि वे शीर्ष 1000 पदों में आगे बढ़ेंगे। अचानक जहाज में एक आवाज गंभीर रूप से गूंज उठी। प्रारंभिक के विजेता, मैं अब ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट मीट के दूसरे दौर की व्याख्या करूंगा। दूसरा दौर जादुई जानवरों का शिकार करना है। क्या जादुई जानवर? मुझे पता था। जो भी हो, यह लोगों को मारने से बेहतर है। सभी की अलग अलग प्रतिक्रियाएं थी जब उन्होंने सुना कि उन्हें जादुई जानवरों का शिकार करना है। लेकिन ज्यादातर लोगों को खुशी महसूस हुई क्योंकि उन्हें जीवित रहने के कारण अब अनावश्यक रूप से मारना नहीं पड़ा। कहीं जहाज में एक निश्चित कमरे में। क्या यह अच्छा नहीं है? डेविस ने पूछा। हाँ, लेकिन एक जानवर? मैंने उनसे पहले कभी लड़ाई नहीं की, एलिया ने चुपचाप जवाब दिया। जिस तरह से वह एक लड़ाई के दौरान व्यवहार करती थी, उससे बिल्कुल अलग। चिंता मत करो, मैंने पहले भी उनसे लड़ाई नहीं की है। हम एक साथ रहेंगे क्योंकि हम उन्हें एक एक करके मारने की कोशिश करते हैं। वह गंभीर आवाज जो युवाओं को अपने शब्दों को पचाने का इंतजार कर रही थी, फिर से गूंज उठी जैसे कि डेविस के शब्दों का मजाक उड़ाते हुए, मैं समझाऊंगा कि वास्तव में दूसरे दौर में क्या शामिल है। आप में से प्रत्येक व्यक्तिगत रूप से जादुई जानवरों का शिकार करेगा, इसलिए यदि आप में से कोई भी किसी अन्य प्रतिभागी के साथ एक जादुई जानवर का शिकार करते हुए पाया जाता है, तो आपको बिना किसी देरी के तुरंत अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। लूटना भी मना है क्योंकि यह दौर केवल जादुई जानवरों का शिकार करने की आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जहाज में शोर मच गया क्योंकि हर कोई जो अपने टीम वर्क के माध्यम से भाग्यशाली होने की कोशिश कर रहा था, निराश महसूस कर रहा था। लेकिन कोई भी नियमों को बदल नहीं सकता है, इसलिए उन्होंने सुनना जारी रखा। द्वीप पर पहुंचने के बाद आप में से प्रत्येक को एक स्थानिक बैग दिया जाएगा, जिसमें आप उन जादुई जानवरों के कोर को संग्रहित करेंगे जिन्हें आप व्यक्तिगत रूप से शिकार करते हैं। जादुई जानवरों के कोर में भी निश्चित बिंदु होते हैं। एक निम्न स्तरीय मॉडल बीस्ट स्टेज कोर आपको 5 अंक देगा। एक मिड लेवल मॉडल बीस्ट स्टेज कोर आपको 10 अंक देगा। एक उच्च स्तरीय मॉडल बीस्ट स्टेज कोर आपको 20 अंक देगा। एक पीक लेवल मॉडल बीस्ट स्टेज कोर आपको 50 अंक देगा। एक निम्न स्तरीय पृथ्वी बीस्ट स्टेज कोर आपको 100 अंक देगा। एक मिड लेवल अर्थ बीस्ट स्टेज कोर आपको 200 अंक देगा। एक उच्च स्तरीय अर्थ बीस्ट स्टेज कोर आपको 300 अंक देगा। एक पीक लेवल अर्थ बीस्ट स्टेज कोर आपको 500 अंक देगा। एक लो लेवल स्काई बीस्ट स्टेज कोर आपको 1500 अंक देगा। एक मिड लेवल स्काई बीस्ट स्टेज कोर आपको 3000 अंक देगा। एक उच्च स्तरीय स्काई बीस्ट स्टेज कोर आपको 5000 अंक देगा। एक पीक लेवल स्काई बीस्ट स्टेज कोर आपको 10,000 अंक देगा। एक कम खांसी उस द्वीप में चौथा चरण जानवर नहीं है ताकि आप आराम कर सके। पीक लेवल स्काई बीस्ट स्टेज मैजिकल बीस्ट के बाद आवाज सुनते ही हर किसी के चेहरे पर काली रेखाएं थी। लेकिन जब उन्होंने उन्हें सांत्वना देने वाली आवाज सुनी तो वे हंसने और आराम करने के अलावा कुछ नहीं कर सके। उस आवाज ने उनकी घबराहट को एक पल में दूर कर दिया। डेविस ने सोचा क्योंकि उसने जहाज में माहौल को महसूस किया, स्पष्ट रूप से आराम किया। एक स्काई बीस्ट स्टेज मैजिकल बीस्ट संभवतः उन्हें मार सकता है, भले ही वे एक टीम के रूप में एक साथ काम करते हों। तो जब वे व्यक्तिगत रूप से एक का सामना करते हैं तो संभावित परिणाम क्या होता है? यह लगभग निश्चित मौत है। इससे वे घबरा गए और उन्हें घबराहट होने लगी, इससे पहले की आवाज उन्हें फिर से आराम देती। जादुई जानवर मनुष्यों की तुलना में स्वाभाविक रूप से मजबूत है। जब तक कोई खेती प्रणालियों में से कम 2 में प्रशिक्षित नहीं होता है, तब तक कोई उनके साथ समान रूप से लड़ने की उम्मीद नहीं कर सकता जब तक कि उनका युद्ध कौशल आदर्श से अधिक न हो। अध्याय 78। ओह एलिया, युवा प्रतिभाएं, शीर्ष 1 लाख किसानों के रूप में आप हमारे महाद्वीप का भविष्य है। यदि आपको लगता है कि आपका जीवन खतरे में है, तो कृपया वापस जाएं और द्वीप के पूर्वी छोर पर जाएं। प्रारंभिक परीक्षणों में पहले से ही 5 मिलियन से अधिक मौतें हुई है। उनमें से प्रत्येक अपने आप में आशाजनक था, लेकिन अंततः इसने उन्हें महिमा प्राप्त करने की प्रक्रिया में मरने के लिए प्रेरित किया। मरने वालों की संख्या देखकर हर कोई हैरान था, लेकिन जल्दी ही सामान्य हो गया जैसा कि यह उम्मीद की जा रही थी। यह हर दूसरे ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट मीट में भी हुआ, इसलिए किसी ने परवाह नहीं की। लेकिन उन्होंने आवाज के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की क्योंकि इसने उन्हें खतरे के करीब आने पर पीछे हटने के लिए कहा। हालांकि डेविस ने व्यंग्य किया, ओह कृपया वापस क्या करें? आप लोग केवल उन्हें भर्ती करना चाहते हैं और उन्हें अपने नियंत्रण में लाना चाहते हैं, इस प्रक्रिया में अपने संबंधित साम्राज्यों को मजबूत करना चाहते हैं। आवाज फिर जारी रही, हालांकि अगर आप धोखा देते हुए पकड़े जाते हैं, तो आप युवाओं को जादुई जानवरों द्वारा खुद को मारने के बजाय आपको हमारे द्वारा मार दिया जाएगा। शीर्ष 1 लाख प्रतिभागी जिनके पास धोखा देने के विचार थे, तुरंत ऐसे विचारों को मिटा दिया। इसके अलावा स्थानिक बैग में आपका टोकन होता है और यह एक गठन के साथ मिलकर काम करता है। इसलिए आपके द्वारा प्राप्त अंकों की संख्या स्कोरबोर्ड में अपडेट की जाएगी जो जहाज के डेक पर है। वास्तव में आप युवाओं को भी कड़ी मेहनत करने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि एक और स्कोरबोर्ड मेन एरिना में भी है, इसलिए आपकी रैंकिंग महान सम्राटों के सामने प्रदर्शित की जाएगी। युवाओं ने आंदोलन में अपनी मुट्ठी भींच ली, शीर्ष स्थान पर पहुंचने का सपना देखा ताकि वे खुद को दूसरों से अलग कर सकें। वे सभी सोच रहे थे कि एक बार जब वे शीर्ष 10 में पहुंच जाते हैं, तो वे अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए विलासिता के सभी रूपों का आनंद ले सकते हैं। जहाज तब द्वीप पर जाना जारी रखता है जहां दूसरा दौर होगा। 12वें दिन के आते ही समय बीतता गया। दूरी में एक द्वीप पर एक विशाल ज्वालामुखी देखा जा सकता था। डेविस और एलिया जो डेक पर थे, इसे विस्मय में देख रहे थे। लेकिन वे जो प्रशंसा कर रहे थे वह ज्वालामुखी नहीं था, बल्कि द्वीप था जो एक नदी द्वारा 2 में विभाजित था।
पूरा द्वीप ऊंचा था, जबकि एक छोर में ज्वालामुखी था, जबकि दूसरा छोर एक ग्लेशियल पर्वत की तरह दिखता था। एक बर्फ ज्वालामुखी। डेविस ने विस्मय से इसे देखते हुए बुदबुदाया। उसने पहले कभी बर्फ का ज्वालामुखी नहीं देखा, यह उसके लिए एक नया दृश्य था। यंग जीनियस, हम निर्दिष्ट द्वीप पर पहुंच गए हैं। अब समय आ गया है कि हम सबके सामने खुद को साबित करें और फाइनल में जगह बनाएं। द्वीप पर आगे बढ़ो। दूसरा दौर कुल 5 दिनों तक चलेगा। जितना संभव हो उतने कोर इकट्ठा करें। मैं इसके द्वारा ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट मीट के दूसरे दौर की शुरुआत की घोषणा करता हूं। जब हर कोई जहाज से कूदने जा रहा था तो वह आवाज फिर से गूंज उठी। ओह! जहाज के निकास से अपना स्थानिक बैग इकट्ठा करना न भूलें। प्रतियोगियों के चेहरे पर काली रेखाएं थी, क्योंकि वे इसके बारे में भूल गए थे या तो सोचा था कि द्वीप पर पहुंचने के बाद इसे सौंप दिया जाएगा। अचानक एक युवक बाहर निकलने के सामने दौड़ा और एक बड़ी छाती में अपना हाथ घुसा दिया। उसने अपना हाथ बाहर निकाला, इस प्रक्रिया में एक स्थानिक बैग इकट्ठा किया। इसके बाद उसने द्वीप पर जाते हुए अपना रास्ता बना लिया। इसे देखते हुए सभी युवा एक एक करके समझ गए, क्योंकि वे छाती में अपने स्थानिक बैग लेने के लिए जा रहे थे। वे सभी समझ गए कि यह एक गठन था, लेकिन यह पता नहीं लगा सके कि यह किस प्रकार का गठन था। एक पहचान प्रकार गठन, डेविस ने इसे देखते हुए सोचा। उसे संरचनाओं के बारे में इन लोगों की तुलना में अधिक ज्ञान था। उन्होंने पुस्तकालय में इसके बारे में पढ़ा था। आखिरकार उन्होंने लगभग 2 साल वहां बिताए थे, केवल किताबें पढ़ रहे थे। वे छाती से एक यादृच्छिक स्थानिक बैग क्यों लेते हैं? क्या उस आवाज ने यह नहीं कहा कि हमारे टोकन भी एक स्थानिक बैग में है? एलिया ने उलझन में पूछा। हालांकि वह रॉयल कैसल में थी, लेकिन उसे लाइब्रेरी में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। डेविस ने अपने लुक को उसकी ओर स्थानांतरित करते हुए समझाया, गठन क्या करता है? जो आपकी ऊर्जा छाप की पहचान करता है। हर किसी की अपनी अनूठी आभा, ऊर्जा और आत्मा होती है। तो गठन क्या करता है? टोकन के साथ अपनी ऊर्जा का मिलान करता है और इसे बाहर लाता है। तो मैं जो निकालता हूं वह मेरा है। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। भले ही डेविस पूरी तरह से निश्चित नहीं था, लेकिन उसने माना कि यह मामला था। एलिया ने समझते हुए सिर हिलाया, लेकिन उसने अपनी अज्ञानता पर भी विलाप किया। उसने गुप्त रूप से कसम खाई कि एक बार जब वह पर्याप्त ताकत तक पहुंच गई तो वह कुछ हासिल करेगी और पुस्तकालय में प्रवेश पाने के लिए सम्राट से अनुमति प्राप्त करेगी। जब वह जहाज के बाहर निकलने को देख रहा था, उसने एवलिन और उसकी टीम को बाहर निकलते देखा। हम वह अभी भी भाग क्यों ले रही है? क्या वह केवल मेरे साथ लड़ने के लिए यहाँ नहीं आई थी? डेविस ने सोचा कि वह भ्रम में उसे देख रहा था। शायद मैं दोयम दर्जे का था और वह इस प्रतियोगिता में अपने लिए एक मुकाम हासिल करने आई थी। डेविस खुद पर हंसे, लेकिन किसी कारण से थोड़ा उदास महसूस किया। ठीक है, मैं उस पर भी नजर रखूंगा, अगर कुछ भी होता है तो। अचानक उसके चेहरे को एक तरफ धकेल दिया गया। वह एलिया को वापस देखने के लिए मुड़ा, जो अपराधी था जिसने उसके चेहरे को धक्का दिया था। ओह एलिया, क्या कुछ गलत है? उसने अविश्वास में पूछा, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। एनोवीएलबी इन। उस पर गुस्सा होने के बजाय उसे खुशी हुई कि उसने अपने चेहरे को एक तरफ धकेल दिया, क्योंकि उसके पास कभी भी उसे छूने की हिम्मत नहीं थी, एक बार भी नहीं। एलिया बिना कुछ कहे बस चिल्लाई, क्योंकि वह जहाज के बाहर निकलने पर छाती की ओर बढ़ रही थी। आह, मैंने क्या किया? मैं ऐसा क्यों करूंगा? यह वही है, यह होना चाहिए। एलिया आंतरिक रूप से घबरा गई और उसे पता नहीं था कि उसने ऐसा क्यों किया। अफसोस की बात है, वह केवल अनुमान लगा सकता था। रुको, मैं भी आ रहा हूँ। डेविस को पता नहीं था कि क्या हुआ था, लेकिन वह खुशी से आगे बढ़ा, क्योंकि उसने उसे पकड़ लिया और खुशी से एक तरफ चला गया। उन्होंने अपने स्थानिक बैग एकत्र किए और फिर द्वीप पर पहुंचे। अध्याय 79, सतर्क रहना। द्वीप लगभग 500 किलोमीटर लंबा था और यह निर्विवाद रूप से ग्रैंड सागर में एक अद्वितीय क्षेत्र था। इस जगह पर कोहरा हमेशा के लिए कायम रहा, क्योंकि दो परस्पर विरोधी तापमानों के बीच संघर्ष उस समय से अंतहीन रूप से टकरा गया जब से लोगों ने इस द्वीप को पाया। द्वीप के बाएं छोर में समुद्र तल थे, जो हर दशक में फटने वाले ज्वालामुखी द्वारा विस्तारित किए गए थे। छिपी हुई चट्टानें और पिघली हुई गुफाएं भी थी, जिनका उपयोग ठिकाने के रूप में या जादुई जानवरों के लिए घर के रूप में किया जाता था। द्वीप का दाहिना छोर बर्फ से ढका हुआ था और भूमि छोटी पहाड़ियों के साथ व्यापक रूप से जमी हुई थी, जो ऐसी दिखती थी जैसे यह बर्फ मैग्मा में घिरा हुआ था। डेविस द्वीप के बाईं ओर एलिया के साथ हाथ में हाथ डाले चला गया। इस जगह पर हमेशा गर्मी थी और उनकी दृष्टि का क्षेत्र काफी सीमित था, लेकिन डेविस के पास एक अनूठी आत्मा थी जिसने उन्हें स्पष्टता के साथ अपने परिवेश को महसूस किया, इसलिए वह इस द्वीप की सुंदरता की सराहना किए बिना नहीं रह सके। इसके अलावा उसने अपने चारों ओर उड़ने वाले एक विचित्र बग को भी महसूस किया। एक निगरानी बग, उसने सोचा, जैसा उसने अनुमान लगाया था। यह पूरे द्वीप पर था, लेकिन कीड़े काफी छोटे थे और नग्न आंखों के लिए लगभग अदृश्य थे, लेकिन वह उन्हें महसूस कर सकता था, क्योंकि उसके पास एक शक्तिशाली आत्मा थी जिसने उसे अपने परिवेश के प्रति संवेदनशील भी बना दिया था। उसने कहा, वह आत्मविश्वास से उसके साथ चला गया, क्योंकि वह जानता था कि वह दूसरे दौर के नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहा था। नियमों में केवल यह कहा गया था कि प्रतिभागियों को एक साथ एक जादुई जानवर का शिकार नहीं करना था, लेकिन नियमों में कभी नहीं कहा गया कि प्रतिभागी एक साथ यात्रा नहीं कर सकते। यह एक खामी थी जिसे कुछ स्मार्ट प्रतिभागियों द्वारा महसूस किया गया था, जिसने उन्हें अपनी पिछली टीम के साथ फिर से यात्रा करने के लिए प्रेरित किया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे फिरजेन द्वीप देखने को मिलेगा, जो शाही पुस्तकालय की एक निश्चित पुस्तक में कहा गया था। डेविस ने प्रशंसा में सिर हिलाया। वह अद्वितीय पौधों और जड़ी बूटियों को देख सकता था जो इस द्वीप पर बढ़ रहे थे। उनमें से अधिकांश आग से जुड़ी जड़ी बूटियां थी, जो कीमिया में बहुत उपयोगी थी। उन्होंने कुछ जड़ी बूटियों को इकट्ठा किया और उन्हें अलग कर दिया, जैसे कि वे सड़क के किनारे खरपतवार हों। इस तरह की जड़ी बूटियां उनके लिए काफी सामान्य थी और वह जड़ी बूटियों की आंतरिक संरचना पर यथार्थवादी भावना प्राप्त करना चाहते थे। एलिया उसके बगल में चली गई और उत्सुकता से उसके चेहरे पर मौजूद उसके गंभीर भाव को देखा। उसने व्यक्तिगत रूप से महसूस किया कि यह प्यारा था। तब एलिया के चेहरे पर एक भ्रमित भाव था जब उसे कुछ एहसास हुआ था। डेविस, क्या हमें जादुई जानवरों का शिकार नहीं करना चाहिए? आप वहां क्या कर रहे हैं? मैं सिर्फ जड़ी बूटियों की आंतरिक संरचना में देख रहा हूं, ताकि मैं कीमिया में उपयोग किए जाने पर इसके काम करने और सार के बारे में जान सकूं। डेविस ने अपना शोध जारी रखा और उसे नहीं देखा। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि कुछ गलत है? हम पहले से ही बाहरी क्षेत्र में हैं, लेकिन हमने किसी भी जादुई जानवर का सामना नहीं किया है। यह अजीब है।
एलिया ने चिंता में कहा क्योंकि उसका मानना था कि उन्हें अब तक एक जादुई जानवर का सामना करना चाहिए था। डेविस अचानक जम गया क्योंकि उसने एलिया को उसके पीछे इशारा करते हुए डरावनी दृष्टि से देखा। देखो, एक महान सर्प। एलिया चिंतित महसूस किया। आह! इसके बाद वह तुरंत चिल्लाई और अपना सिर झुकाते हुए डेविस के पीछे भाग गई। कुछ पल बीत गए क्योंकि कुछ नहीं हुआ। एलिया ने फिर अपनी आंखें खोली और डेविस को देखा, केवल उसे अपने चेहरे पर मेरी हंसी नहीं पकड़ सकता के भाव देखा। उसका चेहरा लाल हो गया क्योंकि वह शर्मिंदा होकर चिल्लाई, चारों ओर खेलना बंद करो। मुझे इस तरह मत डराओ। शांत हो जाओ, एलिया। ईमानदारी से, आपके पास एक अच्छी समझ और धारणा है। बस आराम करें और एक ही समय में अपनी सतर्कता बनाए रखें। मुझे पता है कि यह मुश्किल है, लेकिन यह कुछ ऐसा है जिसे आपको मास्टर करना चाहिए यदि आप एक जादुई जानवर शिकारी बनना चाहते थे। एक जादुई पशु शिकारी सिर्फ वह नाम है जो लोगों ने लोगों को दिया है, जो मुख्य रूप से अपने अस्तित्व के लिए जानवरों का शिकार करते हैं। यह एक आधिकारिक व्यवसाय या कुछ भी नहीं है। एलिया ने तब महसूस किया कि वह पूरे समय तनाव में थी, भले ही उसने बाहर शांति से काम किया। यह उसके लिए एक नया अनुभव था और एक नौकरानी के रूप में उसने जादुई जानवरों के डरावने शवों को देखा था जिसने उसे जीवित नहीं देखना चाहा था, चारों ओर घूमते हुए। डेविस ने अपनी आत्मा की साधना के लिए अपनी इंद्रियों और धारणा को बढ़ाया था ताकि वह तनावग्रस्त हुए बिना अपनी सतर्कता बनाए रख सके। उन्होंने कहा, आपने जो कहा उसमें दम है, लेकिन आप जो अवधारणा भूल गए वह यह थी कि हम इस द्वीप पर खुले तौर पर आए थे। हम 1 लाख लोग जो वर्तमान में इस द्वीप के मूल निवासियों के प्रति शत्रुतापूर्ण हैं। क्या आपको लगता है कि उन जादुई जानवरों को हमारे द्वारा मार दिया जाएगा? भले ही वे हमारी तरह सोच या बोल नहीं सकते हैं, लेकिन उनके पास तेज प्रवृत्ति है। इसलिए आप जिन जादुई जानवरों के बारे में बात कर रहे थे वे इस तरफ के आंतरिक क्षेत्र में चले गए होंगे। अचानक वह एक पेड़ के पास जाते हुए मुस्कुराया जो जला हुआ लग रहा था। कुछ बहादुर जादुई जानवरों को छोड़कर जो अपने स्वयं के स्वादिष्ट शिकार की तलाश में है। प्रकाश का एक विस्फोट पेड़ के माध्यम से लंबवत रूप से गुजरा क्योंकि पेड़ धीरे धीरे 2 तनों में विभाजित हो गया जो प्रत्येक तरफ गिर गए। एक भूरे रंग का सांप पेड़ से फिसल गया क्योंकि खून धीरे धीरे जमीन पर बह गया। यह लंबाई में 3 मीटर था, लेकिन इसकी मोटाई काफी छोटी थी। इसके तराजू भूरे रंग के थे जैसे कि उन्हें जला दिया गया था, हालांकि ऐसा नहीं था क्योंकि यह इसके लिए एक प्राकृतिक पैमाने का रंग था। डेविस ने सांप को मारने के लिए इस्तेमाल किए गए भाले से उसके सिर को छूकर उसके सिर को काटते हुए शांति से उसके नाम का उल्लेख किया, ए जड़ बोआ, एक उच्च स्तरीय अर्थ बीस्ट स्टेज मैजिकल बीस्ट। वह फिर उसे देखकर मुस्कुराया क्योंकि उसने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा था जब मैंने कहा कि एक महान नागिन था। एलिया, जो उनके पढ़ाने के तरीके से चकित थी, ने प्रशंसा और माफी में अपना सिर हिलाया, क्षमा करें। डेविस मुस्कुराया, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बस आपको सबसे अच्छा सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो मैं कर सकता हूँ। एलिया ने उसे खाली निहारा और सोचा, क्या शाही और आम आदमी के बीच यही अंतर है? मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं उस जगह तक कभी नहीं पहुंच सकता। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने इसे कैसे देखा, वह हमेशा उससे आगे था, तब भी जब वे एक ही उम्र के हों। हालांकि उसने सोचा कि यह उनकी स्थिति में अंतर के कारण था, उसने इसे विशेषता नहीं दी और महसूस किया कि ऐसा नहीं था। अचानक उसने कुछ समझा और उसके चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान थी, मैं कितनी बदसूरत हूँ। इसे महसूस किए बिना मैं खुद को बेहतर बनाने के लिए उनकी दयालुता का लाभ उठा रहा था। है, यह मेरे लिए बहुत घमंडी था कि मैं हमेशा उसके पक्ष में रहने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, उसे डांटना तो दूर की बात थी। अध्याय 80, एलिया का संकल्प। जब एलिया को एहसास हुआ कि उसने डेविस के साथ एक दोस्त की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया है, तो वह खुश महसूस करने लगी और लगभग उसी समय उसे डर भी महसूस हुआ। उसे खुशी महसूस हुई कि वह एक अच्छा जीवन जीने में सक्षम थी, लेकिन डर महसूस हुआ क्योंकि उसे छोड़ दिए जाने का डर था। डेविस के बारे में उसके विचार को जोड़ते हुए यह उसके लिए लगभग स्वर्ग की तरह था, लेकिन एक गलत कदम और उसे लगा कि वह नरक में समाप्त हो सकती है। उसके लिए भले ही उसने डेविस को एक दोस्त की तरह व्यवहार किया, लेकिन यह स्वाभाविक नहीं लगा। अपने भाग्य पर एक दास नौकर के बंधन के साथ उसकी स्मृति में हमेशा एक अवचेतन लिमिटर था जो उसे अपनी स्थिति और स्थिति के बारे में याद दिलाता रहा, जिसने डेविस के साथ दोस्ती करना वास्तव में मुश्किल बना दिया। तुम बहुत दयालु हो, एलिया बुदबुदाया क्योंकि आंसू अनैच्छिक रूप से उसके चेहरे से टपक रहे थे। डेविस का चेहरा एक अजीब अभिव्यक्ति में बदल गया क्योंकि उसने सोचा कि पढ़ाने का उसका तरीका बहुत दूर चला गया। एलिया ने तब अपनी कलाइयों से अपने आंसू पोंछना शुरू कर दिया, जबकि उसका चेहरा शर्मिंदगी से फिर से लाल हो गया। उसे लगा कि उसने खुद को हंसी का पात्र बना लिया है। हाँ, अरे सेंट, हाँ 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 हाँ। अचानक एलिया चौंक गई क्योंकि उसे अपनी कमर पर गुदगुदी महसूस हुई जिसने उसे अचानक एक बेवकूफ की तरह हंसने पर मजबूर कर दिया। 10 उंगलियां एक साथ उसकी कमर को उत्तेजित कर रही थी, जिससे उसे एक गुदगुदी और सुखद एहसास हो रहा था, जिससे वह एक बेवकूफ की तरह हंस रही थी। हाँ ठीक है देव, हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, एलिया ने अपना पैर खो दिया क्योंकि वह वापस गिर गई। जब डेविस रुक गया और समर्थन के लिए उसकी पीठ के चारों ओर अपनी बाहों को घुमाकर उसे कमर से पकड़ लिया। हवा के लिए हाँफते हुए एलिया की सांस भारी थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और उसके गालों पर भारी ब्लश था। यह सही है, आपको केवल अपने चेहरे पर मुस्कान की आवश्यकता है। कृपया मेरे सामने ऐसा उदास चेहरा मत बनाओ। यह डेविस था जो इस बार शर्मिंदा था क्योंकि उसने अपना चेहरा मोड़ लिया क्योंकि उसने जारी रखा, वास्तव में मेरे सामने न होने पर भी दुखी न हो, मैं हमेशा आपकी रक्षा करूंगा चाहे आप किसी भी तरह के व्यक्ति हो। उसकी आंखों से आंसू फिर से बाढ़ की तरह फूट पड़े, जिसे रोकने का उसके पास कोई रास्ता नहीं था, लेकिन इस बार वह मुस्कुरा रही थी क्योंकि वह रो रही थी। वह संतोष के आंसू बहा रही थी। डेविस मंद मंद मुस्कुराया। वह केवल उसे आराम देना चाहता था और उसे रोना बंद करना चाहता था। प्रारंभिक दिनों में उसके साथ बिताए गए समय के दौरान उसने महसूस किया कि वह थोड़ा बदल गई थी क्योंकि उसका चरित्र और उसके कार्य थोड़े अलग थे। उन्होंने केवल थोड़ा सा महसूस किया और उस पर अपना हाथ नहीं रख सके, जिससे उन्हें विश्वास हो गया कि वह किसी प्रकार के आंतरिक संघर्ष का सामना कर रही थी जिसे वह नहीं जानता था। उसे बस इतना ही महसूस हो रहा था कि उसे पता नहीं था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। इसे जाने बिना वह केवल अपनी गैर मौजूद सामाजिक क्षमताओं के साथ कुछ आरामदायक शब्दों की पेशकश कर सकता था। डेविस ने आह भरी, यह सब मेरी गलती थी, आपके लिए इन सभी चीजों का अनुभव करना बहुत जल्दी था, एमएम।
उसके होंठ पर एक नाजुक उंगली रखी गई थी जिससे वह अपना मुंह खोलने में असमर्थ था। जैसा कि आपने पहले कहा था, मेरे लिए अपनी स्थिति और स्थिति बढ़ाने का यह एकमात्र तरीका है। वह एक पल के लिए रुक गई क्योंकि उसने आगे बढ़ने से पहले सोचा, और अगर मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, मैं आधे रास्ते में नहीं रुकूंगी। इसके अलावा आपका क्या मतलब है कि मेरे लिए इन चीजों का अनुभव करना बहुत जल्दी था? क्या तुम मेरी उम्र के नहीं हो? प्रिंस डेविस। उसका लहजा मजाक उड़ाने वाला नहीं था। डेविस के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और उसने उसके इस सवाल का जवाब नहीं दिया। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वह अपने मूल के बारे में बताएगा या उनका रिश्ता अब पहले जैसा नहीं होगा। और तुम मुझे कब रिहा करोगे? उसकी आवाज में एक हल्का शर्मीला स्वर था जिससे वह एक प्यारी परी की तरह लग रही थी। थोड़ा हंसते हुए उसने उसे अपना संतुलन वापस दिलाया क्योंकि उसने अपनी बाहों को उसकी कमर से हटा दिया। आसपास के वातावरण में सन्नाटे का एक अजीब क्षण उत्पन्न हो गया। अचानक एलिया ने कहा, चलो शिकार पर चलते हैं, और इस बार मैं डरूंगा या वापस नहीं गिरूंगा। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखें स्पष्ट थी जैसे कि उसने अपने आंतरिक संघर्ष को हल कर लिया हो। डेविस ने उसे देखा और मुस्कुराया, अच्छा। लेकिन अचानक कुछ सोचा और जारी रखा, आपको अपने आप शिकार करना होगा, यह मत भूलना। एलिया ने पीछे मुड़कर देखा लेकिन जल्दी से उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई क्योंकि उसे नियम याद आया, यह सही है, मैं उस पर निर्भर नहीं रह सकती। तो मेरा मार्गदर्शन करो, एलिया ने एक दिशा में चलना शुरू करते हुए कहा। जरूर, कोई समस्या नहीं है, डेविस ने एक साथ चलते हुए कहा। जिस दिशा में वे जा रहे थे वह ज्वालामुखी पर्वत का आंतरिक क्षेत्र था। दूसरे राउंड की शुरुआत हुए 4 दिन बीत चुके थे। गोटे द्वीप में मुख्य क्षेत्र। प्रतियोगिता के दूसरे दौर की बातचीत पर चर्चा के दौरान लोगों में चहल पहल थी। लोग यहाँ बने रहे क्योंकि वे विभिन्न घटनाओं के बारे में बात कर रहे थे क्योंकि वे कभी भी विषय से बाहर नहीं निकलते हैं। मुख्य कारण यह था कि वे बोरियत से मुक्त होने में सक्षम थे क्योंकि गहन गठन के कारण जो पूरे द्वीप की निगरानी करने वाले कीड़े के माध्यम से फिरजेन द्वीप की स्थिति और घटनाओं को पेश करता था। NOV.ELB ओह, उस नीले लुटेरे हुए नौजवान को देखो, शुद्ध शक्ति के साथ एक क्रिम्सन एप को नीचे उतारो। उसे विशुद्ध रूप से बॉडी कल्टीवेशन सिस्टम में प्रशिक्षित होना चाहिए और कम से कम निम्न स्तरीय आयरन स्टेज तक पहुंचना चाहिए। मैं इस व्यक्ति को जानता हूँ। क्या वह लोरेट साम्राज्य से नोलन परिवार का युवा मास्टर नहीं है? नोलन परिवार के युवा मास्टर? मुझे लगता है कि उन्हें केविन नोलन कहा जाता था। इसके बाद उन्होंने स्कोरबोर्ड की जांच की जिसमें 14,500 अंकों के स्कोर के साथ उनका नाम 13वें स्थान पर था। न केवल कॉल्डन परिवार बल्कि सभी साम्राज्यों के सभी प्रसिद्ध और महान परिवारों ने भी ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट मीट में भाग लिया था। आखिरकार यह उनके लिए अपनी ताकत और प्रसिद्धि बढ़ाने का एक अवसर है। उनके जैसे प्रसिद्ध युवाओं की विभिन्न बातचीत पूरे क्षेत्र में सुनी जा सकती थी। यहाँ तक कि सम्राटों और शाही परिवार की प्रतिभाओं ने उन्हें अपनी आंखों में कुछ दिलचस्पी के साथ देखा। लेकिन चाहे जो भी हो, उनकी सभी आंखें एक निश्चित व्यक्ति पर केंद्रित थी। सम्राट ट्राइटर के चेहरे पर पूरे समय मुस्कुराते हुए भाव थे। इसके बाद उन्होंने अचानक मजाकिया लहजे में टिप्पणी की, दूसरे राउंड की शुरुआत को 4 दिन हो गए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आपके बेटे ने केवल पीक लेवल अर्थ स्टेज बीस्ट को मार डाला है जिसने उसे 500 अंक प्राप्त किए। यहाँ तक कि उसकी नौकरानी ने भी बहुत सारे जानवरों को मार डाला था। वह मुख्य रूप से उसका पीछा करता है और उसे निर्देश देता है। इस दर पर क्या वह शाही उत्तराधिकारी की स्थिति में विफल नहीं होगा?